देखो टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। इसमें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की अगर बात आएगी तो उस केस में सबसे पहला नाम किरचॉफ्स का आएगा ही आएगा, ये नहीं हो सकता कि किरचॉफ्स का नाम आए ही ना। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या है, देखो केवीएल से सारे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के जितने भी सर्किट के क्वेश्चन है केवीएल से सारे के सारे हो जाएंगे, बट कुछ एक क्वेश्चन, कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें बाय केवीएल अगर करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो उस केस में व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या है, इसने एक स्पेशल टाइप ऑफ सर्किट्स को सोल्व करने का मेथड दिया है, और इसका जो प्रूफ होता है वो बाय केवीएल ही होता है। यानी कि केवीएल किरचॉफ्स ने जो बताया था उसी में किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ सर्किट्स होंगे, अगर उनको सोल्व करना है तो इस केस में व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल का यूज कर सकते हो आप। व्हीटस्टोन नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने दिया कि एक स्पेशल टाइप ऑफ सर्किट्स होंगे, आपको उनको अगर सोल्व करना है तो आप ये वाला मेथड अपना सकते हो, तो उसने नाम दिया व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। इसमें जितने भी बाकी बहुत अलग अलग टाइप्स ऑफ सर्किट है सारे के सारे केवीएल से हो सकते हैं, बट उस केस में हम जो करेंगे पहले इस टाइप ऑफ जो क्वेश्चन होंगे हम ये सबसे पहले ये देखेंगे यहाँ पे सर्किट्स के क्वेश्चन करने के लिए कि सीरीज पैरेलल है या नहीं है। फर्स्ट टाइप क्या होगा कि वो सीरीज पैरेलल है या नहीं, तो फर्स्ट जो होंगे वो ये देखो कि सीरीज पैरेलल अगर हैं तो हम यही लगाएंगे डायरेक्ट सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसी से कर लेंगे, ठीक है। अगर इससे नहीं हुए, सीरीज पैरेलल हमें साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, तो आप सेकंड में पे देखोगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल लग रहा है या नहीं लग रहा। सेकंड में क्या देखोगे, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल को, ठीक है। मान लो कुछ एक सर्किट है वो इससे भी नहीं सोल्व हो रहे, ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो उस केस में कि व्हीटस्टोन ब्रिज ये बन ही नहीं रहा, तो उस केस में थर्ड जो आप करोगे वो होगा डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। थर्ड क्या होगा, डेल्टा स्टार थर्ड आप ये लगाओगे डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अगर मान लो इससे भी नहीं हो रहे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें बाय सिमेट्री से होंगे, सिमेट्री बन रही होगी कि इस टाइप सिमेट्रीज के क्वेश्चन होंगे, जितना इधर रेजिस्टेंस उतना ही उधर, तो उस केस में वो होंगे बाय सिमेट्री से होंगे, यानी कि सिमेट्रिकल मेथड से। फोर क्या हो जाएंगे, बाय सिमेट्री, ठीक है। अगर मान लो बाय सिमेट्री वाला भी नहीं लग रहा तो उस केस में फिफ्थ होगा आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बीटल कंसेप्ट, जो हम पहले भी पढ़ चुके थे नंबरिंग देने वाला कैपेसिटर के केस में कि प्लेट्स को काट दिया, नंबर दे दिया 1 2 3, तो वो फिफ्थ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनिक बीटल कंसेप्ट। ठीक है, मान लो इलेक्ट्रॉनिक बीटल कंसेप्ट से भी नहीं हो रहे, ठीक है। फिर कुछ एक जो क्वेश्चन है वो होते हैं रिजल्ट बेस, अगर उनका प्रूफ करने लग जाओ तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, प्रूफ उनका बाई केवीएल होगा, तो कुछ एक 10-12 रिजल्ट है जो कि आपको याद करने पड़ेंगे। बाई वो क्या है, रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, उनके अगर रिजल्ट याद कर लिए तो उसके मान लो रिजल्ट बेस्ड की एक क्यूब दे दिया, हर एक साइड में एक एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, साइड के अक्रॉस उनका आर इफेक्टिव बताओ, फेस डायगोनल के अक्रॉस आर इफेक्टिव बताओ, या फिर बॉडी डायगोनल के अक्रॉस आर इफेक्टिव बताओ, ठीक है। कुछ एक क्वेश्चन होते हैं रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन जिनके रिजल्ट याद कर लो तुरंत क्वेश्चन हो जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है उसमें, ठीक है। तो सिक्स क्या हो जाएगा, रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन। आज वाले की तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, सोल्व सर्किट्स क्वेश्चन। और अगर मान लो इन 6 से भी नहीं हो रहे तो फिर लास्ट में जो होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो केवीएल से ना हो, तो 7th होगा बाई केवीएल, जो कि हम सीख चुके, जो कि हम पढ़ चुके हैं। सारे इन सभी का जो प्रूफ होता है वो बाई केवीएल ही होता है, ठीक है। तो इस केस में इन सर्किट ये ऐसा नहीं होगा कि बाई केवीएल से नहीं हो रहा है, या फिर ऐसा नहीं होगा इन मेथड से हो रहा है केवीएल से नहीं हो रहा है, या फिर ऐसा होगा केवीएल से हो रहा है इन मेथड से नहीं होगा, ठीक है। ये हैं, ये वाले जो हैं ये कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सर्किट्स को सोल्व करने के लिए हैं ये मेथड, और सारे ये वाले सभी के सभी प्रूफ होते हैं बाई केवीएल से, ठीक है। यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन बाई केवीएल से हम कर सकते हैं, बट उस केस में अगर ज़्यादा टाइम लगा तो उसके लिए ये इन्होंने मेथड दिया है। इन सभी का प्रूफ भी किससे होता है, बाई केवीएल से ही होता है,
ठीक है, इसमें हम केवीएल लगाना सीख चुके हैं, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन भी हम कर चुके हैं। सीरीज पैरेलल देखते ही हमें पता लग जाएगा कि अगर सीरीज में जुड़े हैं तो आर इफेक्टिव क्या होता है, R1 + R2। अगर पैरेलल में जुड़े हैं तो आर इफेक्टिव क्या जाएगा, 1/R इफेक्टिव इक्वल टू 1/R1 + 1/R2। अगर कैपेसिटर हैं वो सीरीज में जुड़े हैं तो सी इफेक्टिव क्या जाएगा, 1/C इफेक्टिव इक्वल टू 1/C1 + 1/C2। और अगर पैरेलल में जुड़े हैं कैपेसिटर तो C1 + C2। ठीक है, तो इस केस में आज का टॉपिक होगा व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। ठीक है, कि ये है क्या, इसमें क्या है सब। हेडिंग डालो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। हेडिंग डालो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। देखो इसने कहा इस तरीके से, ये डिस्टेंस R1 R2 R3 R4 और ये है R5। यानी कि इसके सर्किट्स को सोल्व करने के लिए इस तरीके से जुड़े होने चाहिए, कम से कम 5 रेजिस्टेंस होने चाहिए। ठीक है, वो इस तरीके से ही जुड़े होने चाहिए। एक मिडल ब्रांच होनी चाहिए, एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। इसने कहा कि अगर ये वाले जो ए बी है ये डायरेक्ट वर्टिकल से इससे कनेक्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ए से गए, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, फिर आगे इसको 2 रास्ते मिले करंट को, फिर इधर से भी 2 मिलेंगे, या तो इधर से डिवाइड हो जाएगा या इधर से, फिर ऐसे बी में जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करोगे आप। ठीक है, इस तरीके से ये वाले वर्टिकल से डायरेक्ट ए बी कनेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें कि क्या कहा उसने कि व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, अगर इफ R1/R2 है इक्वल टू है R3/R4 के, क्या है, अगर R1/R2 इक्वल है R3/R4 की, तो उस केस में मिडल ब्रांच में से कोई करंट नहीं जाएगा। आप रिमूव कर सकते हो मिडल ब्रांच को, देन नो करंट इन मिडल ब्रांच। तो उस केस में मिडल ब्रांच में से कोई भी करंट नहीं जाएगा। ठीक है, देन वी रिमूव द मिडल ब्रांच, और हमें साफ साफ क्लियरली दिखाई देगा कि सीरीज पैरेलल कौन से हैं। ठीक है, देन वी रिमूव मिडल ब्रांच। तो उस केस में हम मिडल ब्रांच को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में मिडल ब्रांच को अगर ने रिमूव कर दिया तो R1 और R3 क्या हो जाएंगे, सीरीज में, और R2 और R4 किस में जाएंगे, सीरीज में, दोनों किस में, पैरेलल में। सीधा हम सोल्व कर सकते हैं। और इसका रेसिप्रोकल भी, इसका रिवर्स भी ट्रू है कि अगर मिडल ब्रांच में से कोई करंट नहीं है, इफ नो करंट इन मिडल ब्रांच, देन R1/R2 इक्वल होंगे R3/R4 के। यानी कि अगर R1/R2 इक्वल है R3/R4 के, तो उस केस में मिडल ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा। अगर ऐसा है कि बोल दिया सामने वाला के भी कि मिडल ब्रांच में कोई करंट नहीं है, इफ नो करंट इन मिडल ब्रांच, देन क्लियर कि R1/R2 इक्वल होंगे R3/R4 के। ठीक है, रिवर्स भी पॉसिबल है इसका। ठीक है, इसमें जरूरी नहीं है ऐसे ही इस तरीके से ही सर्किट बनाओ, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे बनो,
ये R1 R2 R1 R2 R3 R4 और ये R5, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट। तो इस केस में भी R1 बाई R2 अगर इक्वल है R3 बाई R4 के, तो इसमें भी क्या हुआ, सेम ही हुआ। करंट क्या है, इसे दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, फिर मिडल ब्रांच मिली, फिर B में से। तो इसमें भी अगर R1 बाई R2 इक्वल टू है R3 बाई R4 के, तो मिडल ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा। इसका नाम व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल ही क्यों पड़ा, क्योंकि इसने स्टार्टिंग में जो सर्किट दिया था वो इस तरीके से दिया था, चाहे सर्किट ऐसे हो, इस तरीके से दिया था इसने, एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर था, R1 R2 R3 R4 R5। इसमें R1 बाई R2 अगर इक्वल है R3 बाई R4 के, तो उस केस में मिडिल ब्रांच में से कोई करंट नहीं जाएगा। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ सर्किट्स हैं जिनको हम बाय इस प्रिंसिपल के कर सकते हैं। एक मीटर ब्रिज जो है वो भी इसी के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। मीटर ब्रिज एक प्रैक्टिकल है जिसके क्वेश्चन आते हैं, उसमें उसका काम क्या होता है, वर्क क्या होता है उसका, कि एक किसी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए मीटर ब्रिज का यूज किया जाता है। तो वो किस प्रिंसिपल पे बेस है, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे बेस है। ठीक है, और पोटेंशियोमीटर्स के क्वेश्चन भी इसी तरीके से होते हैं। ठीक है, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल आता है तो उस केस में मीटर ब्रिज भी क्या हो जाता है इजीली, क्योंकि मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल किस पे बेस है, व्हीटस्टोन ब्रिज पे। उसमें अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है, वो पढ़ेंगे आगे। इसमें इस टाइप के सर्किट होंगे, तो उस केस में आप कर सकते हो R1 बाई R2 इक्वल है R3 बाई R4 के, तो मिडल ब्रांच में से कोई करंट नहीं जाएगा। अगर मिडल ब्रांच में से कोई करंट नहीं जा रहा, अगर ये भी कह दिया, तो R1 बाई R2 इक्वल होंगे R3 बाई R4 के। इसका प्रूफ जो होता है वो बाई KVL हो जाता है। हम KVL लगाते हैं उसी तरीके से कोई वर्किंग बैटरी मानेंगे, वर्किंग बैटरी मान के करंट फ्लो कराएंगे, साइन देंगे और हम KVL लगाएंगे, और वहाँ पे हम पुट कर दो R1 बाई R2 इक्वल कर दो R3 बाई R4, या फिर पुट कर दो जो मिडिल ब्रांच है उसमें से जो करंट जा रहा है वो क्या होगा, 0। अगर आप ये पुट करोगे तो मिडिल ब्रांच में से कोई करंट नहीं जाएगा। अगर आपने मिडिल ब्रांच में से करंट जाने वाला 0 पुट किया है तो ये पक्का है दोनों इक्वल आएंगे। ठीक है, हो गया। इसमें मान लो ऐसे दे दिया आपको, इसमें ए बी के अक्रॉस आर इफेक्टिव क्या आएगा, फाइंड आर इफेक्टिव अक्रॉस ए बी के अक्रॉस आर इफेक्टिव चल दिया होगा। इसमें देखो 4/8 इक्वल है किसके, 3/6 के। यहाँ से आ रहा है हमारे पास 4/8 इक्वल है किसके, 3/6। ये भी क्या है 1/2 इक्वल है क्या है 1/2। तो मिडिल ब्रांच को हटा सकते हैं हम, कोई करंट नहीं जाएगा, तो मिडिल ब्रांच को हटा दो, इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा। तो ये 4 और 3 किस में हो गया, पैरेलल सीरीज में 7 आ जाएगा, 8 और 6 किस में सीरीज में 14। तो यानी कि इनका आर इफेक्टिव क्या आ जाएगा 7, इन दोनों का इफेक्टिव है 7, इन दोनों का इफेक्टिव क्या है 14।
तो यानी कि 7 इंटू में 14 डिवाइड बाय में 7 प्लस 14, 7 इंटू 14 डिवाइड बाय में 21, 14 बाय में 3, 14 बाय 3। ओ माय गॉड, इसका आर इफेक्टिव आगे समझ। अगर दो रेजिस्टेंस तो डायरेक्ट कर सकते हो अब R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, उससे भी निकाल सकते हो 1 बाय आर इफेक्टिव इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, दोनों से आंसर सेम ही आएगा 14 बाय 3 ओम। इसका आर इफेक्टिव क्या आ जाएगा 14 बाय 3 ओम। इसमें बहुत कम टाइम में सोल्व हो गया ये, अगर केवी लगाते तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक है, हो गया। इसमें देखो, अगर ये वाला रूल कैपेसिटर में भी लग सकता है। ठीक है, अगर इसमें भी दिस अपॉन दिस है, इक्वल है दिस अपॉन दिस के, तो उस केस में मिडिल ब्रांच में से कोई चार्ज नहीं जाएगा, कोई करंट नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस केस में भी अगर 5/10 इक्वल है किसके 10/20 के, तो इस केस में मिडिल ब्रांच में से कोई करंट या चार्ज नहीं जाएगा। तो इसमें मिडिल ब्रांच को हम रिमूव कर सकते हैं। ये नहीं है कि रेजिस्टेंस है तो ही हम व्हीटसन ब्रिज प्रिंसिपल लगाएं, कैपेसिटर के लिए भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में 5/10 इक्वल है किसके 10/20 के, यानी कि 1/2 इक्वल है किसके 1/2। तो इस केस में मिडिल ब्रांच में से कोई करंट नहीं जाएगा, तो मिडिल ब्रांच को रिमूव कर सकते हैं। मिडिल ब्रांच को रिमूव कर दो। अब आर इफेक्टिव अगर निकालना है ए बी के अक्रॉस, तो कितना सी इफेक्टिव अगर निकालना है, ये दोनों किस में सीरीज में, ये दोनों भी किस में सीरीज में, इनका इफेक्टिव क्या आ जाएगा सीरीज में जब होते हैं सी इफेक्टिव, तो 1/C इफेक्टिव इक्वल टू क्या करते हैं 1/C1 प्लस 1/C2, 1/C2, या फिर कर लो C1 इंटू C2 डिवाइड बाई में C1 प्लस C2, ये आ जाएगा आपके पास सी इफेक्टिव अगर पैरेलल सीरीज में है तो C1 की वैल्यू 5 इंटू में 10 डिवाइड बाय में 5 प्लस में 10, यह आ जाएगा 50 डिवाइड बाय में 15, 10/3। इन दोनों का इफेक्टिव कितना आ गया 10/3 माइक्रोफैराड। इन दोनों का ये भी किस में है सीरीज में, तो सीरीज में इन दोनों का इफेक्टिव कितना आ जाएगा 10 इंटू में 20 डिवाइड बाय में 10 प्लस 20, 200 डिवाइड बाय में 30, यानी कि 20/3। अब ये दोनों 20/3 और 10/3 किस में है पैरेलल में, तो दोनों को जो फाइनल सी इफेक्टिव है वो क्या हो जाएगा 20/3 प्लस 10/3, 30/3।
3 यानी कि 10 माइक्रोफेराड। तो आंसर कितना आ जाएगा 10 माइक्रोफेराड। ठीक है, समझ आ गया। एक होता है एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या है एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज? अगर इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज, इसके लिए भी अगर इसमें भी हमारे पास अगर इफ R1 by R2, इसमें क्या है अगर इफ दिस अपॉन दिस, इफ R1 by R2 इक्वल है R3 by R4 के, इक्वल है किसके R5 by R6 के, then we remove R7 and R8, then R7 and R8 can be removed। हम R7 और R8 को क्या कर सकते हैं रिमूव कर सकते हैं। दिस अपॉन दिस इक्वल होना चाहिए, दिस अपॉन दिस इक्वल दिस अपॉन दिस, तो ये क्या हो जाएंगे रिमूव। then we can remove R7 and R8, then R7 and R8 can be removed। हम R7 और R8 को रिमूव कर सकते हैं, इन दोनों ब्रांच को हटा सकते हैं। ठीक है, ये है एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक, नोट हो गया। इसमें अगर दिस अपॉन दिस इक्वल है दिस अपॉन दिस के, तो R7 और R8 रिमूव कर सकते हैं। ये तीनों किस में हो जाएंगे सीरीज में, ये तीनों सीरीज में, दोनों फिर पैरेलल में। इसमें अगर इसको भी एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल बोलते हैं। अगर ऐसे हमें दे रखा है, इस टाइप का सर्किट अगर हमें दे रखा है, अगर इसमें दिस अपॉन दिस इक्वल है दिस अपॉन दिस के, तो हम R7 को रिमूव कर सकते हैं। अगर दिस अपॉन दिस इक्वल है दिस अपॉन दिस के, तो R8 को रिमूव किया जा सकता है। आपको साफ साफ नजर आ जाएगा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज स्ट्रक्चर है। डिफाइन मतलब बस ये इक्वल होने चाहिए। इस तरीके से सर्किट जुड़ेंगे, जैसे मैंने सर्किट्स बनाए इस टाइप के आपको सर्किट मिलेंगे। अगर उसने ये कह दिया कि इस केस में अगर इस टाइप का देगा तो सर्किट मिलेंगे आपको, वो डिफाइन करेगा कि जो रेजिस्टेंस है वो इस तरीके से जुड़े हैं, कि वो कहेगा कि एक ब्रिज है जिसमें PQRS 4 रेजिस्टेंस हैं, PQ और व्हीटस्टोन लाइक स्ट्रक्चर है या व्हीटस्टोन लाइक ब्रिज है, एक स्ट्रक्चर है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे बेस, वो वर्ड यूज करेगा उसमें आपके। ठीक है, फिर वो आपको हिंट देगा, ये कहेगा कि मिडिल ब्रांच में से कोई करंट नहीं जा रहा। इस तरीके से 4 रेजिस्टेंस जुड़े, एक बीच में ब्रांच है, और उस केस में चारों रेजिस्टेंस की वैल्यू इस तरीके से कि मिडिल ब्रांच में से कोई करंट नहीं जा रहा। ठीक है, मैं एक आधे क्वेश्चन कराऊंगी, उनके थ्रू और क्लियर हो जाएगा आपको कि किस तरीके से डिफाइन करेंगे। ठीक है, ये तो बता रही हूँ कि किस टाइप के सर्किट्स हैं, कि व्हीटस्टोन प्रिंसिपल है क्या। ठीक है, इसमें अगर R1 by R2 इक्वल है किसके, R4 बाय में R5 के, R1 by R2 इक्वल है, और R2 बाय में R3
इक्वल है किसके, R5 में R6 के, देन R7 एंड R8 टू बी रिमूव्ड। R7 और R8 को हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। देन R7 एंड R8 कैन बी रिमूव्ड, हम रिमूव कर सकते हैं, इन ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा। देखो R1/R2 इक्वल है किसके, R4/R5 के। अगर ये इसके दिस अपॉन दिस इक्वल है, दिस अपॉन, तो ये रिमूव कर दोगे। अगर दिस अपॉन दिस इक्वल है, दिस अपॉन दिस के, तो ये रिमूव कर दोगे। आप क्या कह रहे हो, R1/R3 और R4/R6 भी इक्वल होना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये दिस अपॉन दिस हुआ तो उस केस में दिस अपॉन दिस हुआ तो हम इसको दोनों को ही हटा दे, इसको भी हटा दे। ये क्वेश्चन भी आया कि अगर दिस अपॉन दिस हुआ इक्वल है दिस अपॉन दिस के, तो उस केस में हम बीच वाली ब्रांच को हटा दे। ऐसा ही होना चाहिए कि दिस अपॉन दिस इक्वल होना चाहिए दिस अपॉन दिस, तो इसको हटा सकते हो। अगर ये और ये इक्वल, दिस अपॉन दिस इक्वल है दिस अपॉन दिस के, तो इसको हटा सकते हो। ठीक है, उनके बीच वाली जो दोनों ब्रांच है वर्टिकल वाली उसको रिमूव कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल वाली नहीं। ठीक है, वर्टिकल वाली रिमूव होंगी। अगर ये वाली इन दोनों का रेशियो इक्वल है इन दोनों के, तो इसको रिमूव कर सकते हो। अगर इन दोनों का रेशियो इक्वल है इन दोनों के रेशियो के, तो इसको रिमूव कर सकते हो। फिर ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, फिर तीनों किस में, पैरेलल में। आगे समझ। फिर पहले क्या कहा था कि R1/R3 इक्वल होंगे R4/R4 के, तो हम बीच वाली सभी ब्रांच को हटा दें। ऐसा नहीं होता, वर्टिकल वाली ब्रांच हटती है, ये वाली नहीं। वो तो डिपेंड करता है कि सर्किट जो है, मैं क्वेश्चन कराऊंगी। अगर मान लो ऐसे दे दिया सर्किट, इसी को मैं घुमा दूं, बस मिडल वाली जो वर्टिकल वाली ब्रांच है उसके साथ ए भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक आधे क्वेश्चन कराऊंगी। एक बार क्या क्वेश्चन था, ये नोट कर फिर जाती। देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ। मान लो ऐसे दे दिया आपको, एक क्वेश्चन आ गया, ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट ऐसे जुड़े हुए। ये मान लो 2 ओम दे दिया आपको, 2 ओम, 4 ओम, 3 ओम, 6 ओम। या फिर एक ही रख लो बीच में समझाने के लिए। इसका आर इफेक्टिव क्या आ जाना चाहिए, ए बी के अक्रॉस। ये बैटरी लगी हुई है, इसको मैं भी रिमूव कर दी ताकि अच्छे से समझ आ जाए। वो तो ए बी के अक्रॉस बैटरी तो लगी होगी, तभी सर्किट कंप्लीट होगा। ये है ए बी पॉइंट, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। करंट ए से आएगा, बी से बाहर निकल जाएगा। इसमें आर इफेक्टिव क्या आना चाहिए, ये व्हीटस्टोन ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर नहीं है। इसमें साफ साफ दिख रहा है ये दोनों सीरीज में है। ये क्वेश्चन आया, बच्चों ने क्या करा, दिस अपॉन दिस इक्वल है दिस अपॉन मिडल ब्रांच को हटा दो, ये आ गया आपके पास 6, ये आ गया 9, दोनों का इफेक्टिव, और वो आंसर मिलेगा भी। क्योंकि इसमें देखो हमारे पास कंडीशन क्या थी, ए से आने, इसमें तो मिडल ब्रांच से डायरेक्ट ए भी कनेक्ट है। जो व्हीटस्टोन ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर है वो कैसे है, देखो ऐसे था, ये मान लो 2 है, ये 4, ये 3, ये 6 और ये 2, ये है ए बी पॉइंट। ये है व्हीटस्टोन ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर। इसमें और इसमें दिन रात का फर्क है। इसमें जिस तरीके से करंट की ब्रांचिंग हो रही है उसमें इससे बिल्कुल अलग है। इसमें देखो ए में से करंट आया, सीधा 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ और फिर से बाहर निकल गया एज इट इज बी में से। ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में, फिर तीनों पैरेलल में है। मिडिल वाली ब्रांच इसमें नहीं हटेगी। डायरेक्ट ए वर्टिकल वे से ए बी कनेक्ट नहीं होने चाहिए। तो इस केस में साफ साफ दिखाई दे रहा है सीरीज पैरेलल है, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, फिर तीनों पैरेलल में ए बी के अक्रॉस।
हमने दिस अपॉन दिस इक्वल कर दिया, दिस अपॉन दिस इसको हटा दिया, ठीक है। तो ये फर्क है वेस्टर्न ब्रिज स्ट्रक्चर में, साफ साफ नजर आ जाएगा आपको। तो इसलिए कंफ्यूज करने के लिए ये भले ही स्ट्रक्चर सेम हो, रेजिस्टेंस भी उतने ही हो, बट ये नहीं है वेस्टर्न ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर। ये है, इसमें करंट गया ए में से 2 पार्ट्स में डिवाइड है, मिडल ब्रांच मिली, इधर से मिडल ब्रांच मिली, इधर से करंट 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, फिर यहाँ से करंट आएगा, दोनों मिलके बी में से निकल जाएंगे। ये है वेस्टर्न ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर। मिडल ब्रांच से ए बी डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, ए और पॉइंट डायरेक्ट ए बी से कनेक्ट नहीं है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ आया? यहाँ से 2 ब्रांचेस में करंट जाएगा। यहाँ से देखो 2 ब्रांच में करंट गया, इसको भी यहाँ पे मिडिल ब्रांच मिली, इसको भी यहाँ पे मिडिल ब्रांच मिली। मैम बट ये जो स्ट्रक्चर बनाया आपने, ये तो एक्सटेंडेड वेस्टर्न ब्रिज स्ट्रक्चर है, इसमें भी करंट जिस तरीके से जा रहा है, इसमें मिडिल ब्रांच से कहाँ कनेक्ट है, जो वर्टिकल वाली उससे कहाँ कनेक्ट है, ए बी, हॉरिजॉन्टल नहीं है, इसमें तो वर्टिकल वाली से सीधा। इसको मिडल वाले नहीं कहते। मिडल वर्टिकल वाली बात हो रही है इसमें, ये बीच वाली देखो, बीच वाली की बात हो रही है। अगर नीचे वाली हटा दो तो उस केस में क्या होगा, 2 ही पार्ट्स में डिवाइड हुआ, ये इसी को इसीलिए एक्सटेंडेड बोला गया कि दिस अपॉन दिस इक्वल है दिस अपॉन दिस के। फिर अगर मान लो बीच वाली हटा ही दी आपने, तो फिर उस केस में सिंपल सीरीज पैरेलल ही हो गए। आया समझ? तो इस केस में इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये अलग है, इसमें ब्रांचिंग करंट अलग हो रही है, इसमें अलग हो रही है, ये साफ साफ सीरीज पैरेलल है, वो सीधा सीधा सीरीज पैरेलल नहीं दिखाई दे रहा। और उसमें अगर दिस अपॉन दिस है, दिस अपॉन दिस, तो बीच वाली हट जाएगी। सीधा है कि मिडिल वाली ब्रांच से ए बी कनेक्ट नहीं होना चाहिए, सॉरी वर्टिकल वाली से, ठीक है। आया समझ? दोनों में डिफरेंस समझ आया? श्योर? अब इसका जो प्रूफ होता है वो बाई केवल ही होता है, बट जरूरत नहीं है, फिर भी मैं करवा दे रही हूँ, ठीक है। प्रूफ किससे होता है? बाई केवल ही होता है, इसमें जरूरत नहीं है। हाँ नोट कर लेना। देखो इसमें ऐसे कर लो इसका प्रूफ, नहीं इक्वल थोड़ी ना, अलग इक्वल थोड़ी तब मानोगे ना जब कि सेम सेम हो। R1 R2 ये है R3 R4, मैं बताऊँ कैसे होगा। यहाँ पे गैलोमीटर लगा दो, देखो इक्वल की आ ही गया करंट। इक्वल तो तब मानोगे जब ये वाली वैल्यू जो ऊपर करंट जा रहा है, इधर इसको ये जो रेजिस्टेंस मिला R1, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम हो, तभी जाएगा ना 2%। के बाद चेंज होएगा करंट, यहाँ रेजिस्टेंस ये दोनों इक्वल हुए मान लो, तो करंट इक्वल इक्वल ही जाएगा। फिर उस केस में रेजिस्टेंस तो वहाँ से इफेक्ट करने लगेगा, यहाँ करंट वहाँ जाएगा, तो उसको पहले पता होता है करंट को कि किस तरीके से कैसे डिवाइड होना है, कि क्या आएगा रास्ते में, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कुछ नहीं, इसको सब पहले पता होता है, ठीक है। तो इसमें सेम इसको पहले ही पता होता है। मान लो इसमें से आई का करंट गया, तो इधर मान लो I1, इधर चला जाएगा I2, इधर I1 माइनस IG, और इधर जाएगा IG, और इधर चला जाएगा I2 प्लस में IG, और इधर करंट जाएगा फिर I, ठीक है। अब इस केस में सेकंड स्टेप क्या होगा कि रेजिस्टेंस को साइन दो, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब ये ले लो लूप A B C D, पहले लूप लो A B C D, लूप ले लो A B C A, इसमें लूप लो, ये आ जाएगा आपके पास I1 R1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल माइनस का IG RG प्लस में I2 R2 इक्वल टू 0, ये है इक्वेशन फर्स्ट। अब लूप ले लो, अब A B C D B माइनस का IG RG माइनस R4 इंटू में I2 प्लस IG और प्लस R3 इंटू में I1 माइनस IG,
I1 माइनस आई जी इक्वल टू 0। अब पुट कर दो इसमें दोनों इक्वेशन में आई जी इक्वल टू 0। इसमें आई जी पुट करोगे 0 तो ये वैल्यू 0, ये आ जाएगा माइनस का I1 R1 प्लस का I2 R2 इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास वैल्यू I1 R1 इक्वल टू क्या हो गया, I2 R2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। इसको इधर ले आए, बस इसको इधर ले गए, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी I1 बाय में I2 इक्वल टू हो जाएगा R2 बाय में R1 के। एक इक्वेशन आएगी। अब इस सेकंड इक्वेशन में पुट करो आप IG की वैल्यू 0। इसमें पुट करो सेकंड इक्वेशन में, अगर पुट करोगे तो कितना आएगा, ये 0 यानी कि, और R4 IG भी 0 हो जाएगा, तो माइनस का R4 I2 और प्लस का R3 I1 वो 0 हो जाएगा, प्लस का R3 I1 इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी R4 I2 इक्वल टू क्या आ जाएगा R3 I1। तो R4 बाय में R3 की वैल्यू क्या आ जाएगी I1 बाय में I2, और यहाँ पे I1 बाय I2 इक्वल किसके था R2 बाय R3। तो इन दोनों इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन, ये मान लो थर्ड इक्वेशन और ये फोर्थ इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन से क्या हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा इक्वल। तो R4 बाय में R3 इक्वल हो जाएगा R2 बाय में R1, या फिर ऐसे बोल दो R1 बाय R2 इक्वल हो जाएगा R3 बाय R4 के। ठीक है, रेसिप्रोकल करेंगे तो दोनों का ही क्या होगा इक्वल होगा। समझ आया? क्योंकि उस केस में पहले वाले मान रहे थे तो उस केस में थोड़े आई और आई ज़्यादा हो गए थे, इसलिए वो उससे भी सही आएगा आंसर। तो ठीक है, समझ आ गया आपको? ये था इसका प्रूफ। अब इसके एक आधे क्वेश्चन और कर रहे हैं ताकि अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, जो भी वीडियो देखेगा वो वाले क्वेश्चन कर लेना जो कि डीपीपी के ही हैं।